सिमिलरली सेम करंट इधर से भी जाना चाहिए। अगर ये बैलेंस है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब V2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, I1 इंटू R2 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से मान लो कोई करंट I2 जा रहा तो इधर से भी करंट I2 ही जाएगा। यानी उस केस में V3 अगर मैं लिखूं, V3 लिखूं तो कितना होना चाहिए, वो I2 इंटू R3 के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली V4 किसके बराबर होना चाहिए, V4 किसके बराबर होना चाहिए, I2 इंटू R4 के बराबर होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हुए जाते V1 बाई V2 करते हैं तो, और V3 बाई V4 करते हैं तो अपने पास ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हम लोगों को तब ये रिलेशन पता चल जाता है, और यही रिलेशन से अपने पास ये R1 R2 का रिलेशन आता है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज के, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज के, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज के। कैसे कैसे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं। इन सारे कॉमन एग्जाम्पल में आप क्या करें, कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हो तो हम लोग क्या करें, पॉइंट्स लिख लें। जैसे अगर ये पॉइंट है बेटा तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है, दूसरा यहाँ पर सी है, और तीसरा तीसरा यहाँ पर मान लो डी है। तो अब इन सब को आप ड्रॉ करेंगे तो अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन दिखने मिलेगा। अगर अगर रेशियो ऐसा हो, हम लोगों ने R1 R2 के टर्म्स में लिया है, यहाँ पर PQ के टर्म्स में लिया है। सिमिलरली अगर ये A है तो ये A है, ये भी B है, और ये दूसरा चला गया तो यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। तो C और D के बीच में जो रिलेशन होगा, या C और D के बीच में जो भी रेसिस्टेंस होगा वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे ये A है अपना, ये B है बेटा, तो ये C है और ये D है, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगा वो काम का नहीं होगा। क्यों काम का नहीं होगा, क्योंकि वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज रहे तो हमेशा आप ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये वाला कट जाएगा तो ऊपर वाले दो सीरीज में आएंगे, नीचे वाले दो सीरीज में आएंगे, फिर हम लोग उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो उसके भी सवाल अभी हम लोग करेंगे, फिलहाल इतना कॉपी कर लीजिए। देख बेटा, अपने पास सवाल दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है, अब जिसका आर इफेक्टिव निकालना है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, तो इसको जब भी देखें हमेशा पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, अब ए से इधर गया तो ये कोई पॉइंट सी हो गया, और ए से इधर जा रहा तो ये पॉइंट डी हो गया। तो अब इन चार पॉइंट को, ये भी पॉइंट अपने लिए क्या है, बी है, तो इन चार पॉइंट को आप लिख लें, ए, यहां पर है बी, सी, डी, और व्हीटस्टोन पहला देखो किसके किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है आर का रेसिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में है आर का रेसिस्टेंस। दूसरा है ए एंड डी के बीच में 2R का रेसिस्टेंस, ए एंड डी के बीच में है 2R का रेसिस्टेंस। उसके बाद है अपने पास बी एंड सी के बीच में भी 2R का रेसिस्टेंस, तो बी एंड सी के बीच में भी है 2R का रेसिस्टेंस। एंड बी एंड डी के बीच में भी है 4R का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो बी एंड डी के बीच में भी है 4R का रेसिस्टेंस। लास्ट जो रेसिस्टेंस है वो सी और डी के बीच में है 5R का रेसिस्टेंस। बट क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है तो क्या होता है बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो हम लोग रेशियो लेते हैं, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, है ना, और वो किसके बराबर होता है, वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो चलो देख लेते हैं, उसका रेशियो क्या है, R/2R इज इक्वल टू, इसका रेशियो भी है 2R/4R। तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता तो नीचे बीच में कोई नहीं रहेगा, तो बीच में जो 5R है ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो ये भी 1/2 का रेशियो है, ये भी 1/2 का रेशियो है, मतलब हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ऐसी अगर बात है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला जो पार्ट है अपने पास उसको आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि अब अपने पास रेसिस्टेंस कैसा निकल गया, बस आप अब देखकर बता सकते हैं कि रेसिस्टेंस कैसा दिख रहा है। ये ऊपर वाला जो है वो सीरीज में दिख रहा, तो ऊपर वाले के लिए बन गया 3R, नीचे वाले के लिए बन गया 6R, 3R एंड 6R पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3R। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 9R पैरेलल का, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2R के बराबर आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर। जाए बेटा, ये सवाल में क्या बोल रहा है पहले उसको देखें और समझें। इस सवाल, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल है।
तो जैसे आप देखें इसमें करंट पूछा है, रेसिस्टेंस गिवन है अपने पास, 5 रेसिस्टेंस जैसे भी दिख जाए तो सबसे पहले व्हीटस्टोन है कि नहीं चेक कर ले। तो ये इंड दे दिया ए, इस इंड को दे दिया बी, दूसरा ये इधर से इधर गया तो सी, और इसको इधर से इधर गया तो डी, है ना। तो 4 पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने। अब इसी चीज को ड्रॉ कर देते हैं। अपने पास है ए, अपने पास है बी, यहां पर है कहीं पे सी, और यहां पर है डी। तो सबसे पहला किस में है बेटा, ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में बना दो। उसके बाद किस में है, ए और डी के बीच में, तो ए और सी के बीच में 5 था, ए और डी के बीच में 6 है। देन बी एंड सी के बीच में 10 है, तो बी एंड सी के बीच में भी 10 है, और बी एंड डी के बीच में 12 है। ये है 12। तो चेक करो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करने का एक और तरीका बेटा आपको बताया है, क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर बराबर व्हीटस्टोन होगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 12 पंचे 60, और इन दोनों का भी 60 ही हुआ, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अंदर वाला सी एंड डी के बीच में जो है इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया। अब यहां से अपने पास 10 वोल्ट का बैटरी दिया है और बोला है करंट बताने को। तो सबसे पहले आर इफेक्टिव निकाल लो। तो ऊपर का 15 है, नीचे का 18 है, तो आर इफेक्टिव कितना आएगा, 15 इंटू 18 बटे 15 प्लस 18। तो इसको सिंप्लीफाई करके पहले आर इफेक्टिव निकाल लीजिए। जब आर इफेक्टिव की वैल्यू आप निकालेंगे, जब आर इफेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू लगभग 8.2 आसपास आ जाएगी। ये लगभग 8.2 आसपास आ रही होगी ये वैल्यू। अब जब ये निकाल लिया आपने, जब ये निकाल लिया आपने, तो करंट क्या होगा, वो होगा वोल्टेज अपॉन आर इफेक्टिव, वो होगा वोल्टेज अपॉन आर इफेक्टिव, तो 10 डिवाइडेड बाई 8.2। ठीक है, तो ये लगभग 1.2 आसपास आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगेन अपने पास रेसिस्टेंस है आर, यहां पर भी है आर, यहां पर भी है आर, ठीक है। और यहां पर है अपने पास, यहां पर है अपने पास बी इंड, ये है बी इंड। दूसरा यहां से अपने पास निकला है, ये भी आर ही है, और ये भी आर ही है, ये है ए इंड, ठीक है। तो इसमें अपने से पूछा है अगेन कि आर इफेक्टिव निकालिए इस सिचुएशन में। अगर ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सारे रेसिस्टेंस आर है, तो आर इफेक्टिव निकालिए इस क्वेश्चन में। ट्राई कर। जो ऊपर वाला सवाल है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल है बेटा, अगर आप बनाएं तो आराम से बन जाएगा। ये ए है, मान लो सी ले लिया, ये डी ले लिया, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस यहाँ का वायर को मैंने यहाँ खोल दिया था, मतलब ये किसी काम का नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप ए बी सी डी पिछले सवाल जैसा करें आपको आ जाएगा। तो ऊपर कितने आते हैं, वहां पर 2 आर आ जाएंगे, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ पर भी आर आएगा, और यहाँ पर भी आर ही आएगा, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, यानी ऊपर आ गया 2R, नीचे भी आया है 2R, दोनों पैरेलल में है, तो आंसर आ गया R। ये हो गया आंसर। अगला सवाल जो दिया है इसमें पूछा है कि करंट थ्रो 25 ओम रेसिस्टर कितना होगा। तो करंट देखें और उसमें 25 ओम का रेसिस्टेंस देखें, तो 25 ओम का रेसिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पर है, 25 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। इससे करंट निकालना है। ट्राई करिए, सर्किट को ड्रॉ करिए, 10 है, इधर 5 है, इधर 20 है, इधर 10 है, तो ट्राई करिए इसको निकालने का। 10 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है। देखो बेटा, इस सवाल को देखो अगर, तो ये सवाल अगर आप बनाएं तो देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं चेक करो। तो या तो दूसरा तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 100, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो गया 100। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में मिडिल वाले से कोई जाता है क्या करंट, नहीं, यहां से ये सर्किट से कोई करंट ही नहीं जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आई थ्रो 25 ओम, 0 के बराबर। ये हो गया आंसर। देखो सवाल क्या बोल रहा है, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। यहाँ 2 रेसिस्टेंस है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ नीचे 4 ओम का, यहाँ 8 ओम का रेसिस्टेंस है, एक्स एंड वाई के बीच में 10 ओम का रेसिस्टेंस है। जिस पूरे ये टर्मिनल को, सपोज ये मैंने ए बी ले लिया, इस टर्मिनल को मैंने पहुंचा दिया है 10 वोल्ट के बैटरी सप्लाई से। तो अपने को बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई कितना होगा। देख बेटा,
देख बेटा, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अगर आप नाम दें तो ये सी और डी के जगह पे बस क्या एक्स वाई लिख दिया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। देखो जरा इन दोनों को देखो। और या फिर उससे भी आसान थोड़ा कर देते हैं हम लोग। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, जो आप प्रोडक्ट चेक करते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो। तो दोनों को आपको 8 दिख रहा, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाता। कोई करंट नहीं जाता तो दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, या दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो 0 के बराबर होता है। ये अपना आंसर हो गया, मतलब वी एक्स वाई कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज होता क्या है? एक्चुअली में मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। और ये 1 मीटर का वायर लेते हैं, जो कि बेसिकली, चलो पहले बेस्ड किस पे करता है, तो ये बेस करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो मीटर ब्रिज जो काम करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ जो वायर लेते हैं, ये एसी आपको एक वायर दिख रहा होगा, है ना, एसी आपको एक वायर दिख रहा होगा। इस वायर का जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो लेंथ ऑफ वायर एसी है ये 1 मीटर के बराबर होता है, यानी ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहां से कुछ पॉइंट लिए गए हैं, तो यहां पर रेसिस्टेंस लगाया गया आर, यहां पर रेसिस्टेंस लगाया गया एस। ठीक है, और इस पूरे टर्मिनल को लगा दिया गया है किसी एक्सटर्नल बैटरी से। अब बीच में कहीं से गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के इस वायर के स्लाइड पे, इस वायर पे हम लोग स्लाइड करते हैं। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट है इसको हम लोग टच करते हैं। इस पूरे वायर पे धीरे धीरे यहां से स्टार्ट करते हैं, टच करते हुए इधर लेके जाते हैं, तब तक लेकर जाते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ, उसका मतलब क्या है कि इन दोनों बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब दोनों इक्वी पोटेंशियल पे आ गए। और यही सेम था किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अगर इसको मैं वापस से रीड्रॉ करके आपको बताऊं, तो ये एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है। ऊपर है रेसिस्टेंस आर, यहां पर है रेसिस्टेंस एस, बीच में कोई काम नहीं करने वाला है। यहां पर है लेंथ L1, और यहां पर क्योंकि आप सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो लेंथ है वो है 100 - L1 के बराबर। तो रेसिस्टेंस को सर लेंथ से क्यों डिनोट किया? क्योंकि ये जो वायर है बेटा, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, और R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, ये जो वायर का ये वाला पोर्शन एरिया होगा, ये है अपना वायर। तो वायर का क्रॉस सेक्शन तो सेम ही होगा। तो क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो हम लोगों ने एरिया को सेम दे दिया, यानी एरिया और डेंसिटी, सॉरी रो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब अगर ऐसा बात है तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से क्या बोल सकते हैं कि आर अपॉन एस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 - L1। कई बार इन्हीं चारों में से कोई एक डाटा मिसिंग होता है जो अपने को निकालना होता है। ठीक है, इस सवाल को ट्राई करिए। इस सवाल में बोला है एक स्लाइड वायर ए बी है जिसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। वेयर वुड द फ्री एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शुड बी 0। तो आपको, अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, तो पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो देखो बेटा, देखो बेटा, इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होता है, 1 मीटर के बराबर, है ना। क्योंकि ये क्या है, मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज है अगर, तो ये इसका लेंथ को अगर मैंने L1 ले लिया, तो इसका लेंथ को कितना लेना होगा, 100 - L1 लेना होगा। मीटर ब्रिज के लिए अभी अभी हमने लिखा था कि 15/10 किसके बराबर हो जाना चाहिए, L1 अपॉन 100 - L1 के बराबर। तो इसको लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 300 - 3 टाइम्स L1 इज इक्व टू, यहाँ पर आया 2 टाइम्स L1, यानी कि यहाँ पर कितना आया, 300 इज इक्व टू 5L1। यानी कि यहां से आप निकालेंगे L1 इज इक्व टू कितना, 60 सेंटीमीटर। कहां से, ए से 60 सेंटीमीटर है, तो अगर ए से 60 सेंटीमीटर है तो यहां से 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, किसी ए से 60 सेंटीमीटर या फिर बी से 40 सेंटीमीटर। इस सवाल में पूछा है फाइंड रेसिस्टेंस आर फॉर मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज, बाकी अरेंजमेंट सिर्फ इतना ही दिया हुआ, तो अपने को बताना है आर कितना होगा।
मीटर ब्रिज में। तो बस ट्राई कर लीजिए, आसान सा सवाल है। देखो बेटा, इस सवाल को सिंप्लीफाई करना, मीटर ब्रिज का बोल ही दिया है कि मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज है मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, 55/r इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिखा है 20 तो इसका मतलब है ये है 80 सेंटीमीटर, तो ये है 80 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, यहां से गया 4, यानी आर की वैल्यू 55 × 4, यानी ये आ गया 220 ओम के बराबर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस सवाल को ट्राई करो। इसमें बोला है रेसिस्टेंस, इसमें बोला है रेसिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 एंड आर। ठीक है, व्हेन आर इज शंटेड, शंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, शंटिंग का मतलब होता है कि पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देना। ठीक है, ये जब एमीटर अभी हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर बात इसमें करेंगे। तो शंटिंग इस वर्ड का मतलब ही होता है कि पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देना। ठीक है, और वो रेसिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो व्हेन आर इज शंटेड विथ इक्वल रेसिस्टेंस, न्यू बैलेंस पॉइंट इज इतना। तो पहले वाले में बैलेंस पॉइंट निकालिए, फिर दूसरा, दो इक्वेशन निकलेगा, और उन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर निकलेगा। तो ट्राई करिए इसको। चलो देखो बता रहा हूं। सबसे पहले क्या बोला गया कि दो आर्म में मीटर ब्रिज के 5 और आर लगे हुए हैं। तो इस केस के लिए मीटर ब्रिज जैसे ही बोल दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/r, 5/r इज इक्वल टू L1/100 - L1। ये तो जैसे ही हुआ, पहला लाइन ही हम लोगों ने लिख लिया। अब बोला शंटिंग करा गया है, शंटिंग करा गया है, तो यहां पर शंटिंग का मतलब बोलता है कि आप पैरेलल रेसिस्टेंस लगाना, और दोनों पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव कितना आ गया बेटा, R/2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट कर दे, तो ये क्या लिख सकते हैं, 5/r/2 इज इक्वल टू, लेंथ कितने से शिफ्ट हो गया, 1.6 लेंथ, यानी 1.6 L1 डिवाइडेड बाई 100 - 1.6 L1 के बराबर। ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं और ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, इस बात को दिमाग में रखना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। डिवाइड कर दो, अब डिवाइड कर दो। तो सपोज किससे डिवाइड कर दिया जाए, अपने को आर निकालना है ना, कट के पहले L1 आएगा शायद, फिर आर आएगा। चलो, तो 1/2 करते हैं, कुछ भी कर ले, आएगा ये अपने पास 5/r, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 5 × 2 × r, ये आया इधर। L1 L1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, है ना, बट यहां पे आएगा 1/1.6, यहां पे बच गया 100 - L1, और यहां पे बच गया 100 - 1.6 टाइम्स ऑफ L1। तो R 5 चला गया। ठीक है, इसको हटा दिया तो ये 10 चला गया, इसको हटा दिया ये 5 गया, ये 8 गया, यहां से कटा तो ये 4 गया, यानी कि अपने पास आ रहा है, ध्यान देना, 4 × 100 - L1 शुड बी इक्वल टू 500 - 1.6 × 5, 16×5 कितना होता है, 80, यानी 8 L1। इसको और लिखो तो ये आ गया 400 - 4 L1 इज इक्वल टू 500 - 8 L1। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, यह आ गया अपने पास 4 L1 इज इक्वल टू 100, यानी L1 की वैल्यू आई 25। अब जैसे ही L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई, अपने को क्या निकालना था, R निकालना है। तो लिख देते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, 5/r इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100 - 25 इज 75। तो ये गया 3 से, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ओम के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये रहा सेकंड ऑप्शन। इस सवाल में क्या बोल रहा है बेटा, एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है, अननोन रेसिस्टेंस ये है, तो इसकी वैल्यू 2 ओम के बराबर दे दी गई है। टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड, मतलब इसी एंड से 40 सेंटीमीटर लेने में, सेम एंड ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस इन द रेसिस्टेंस बॉक्स, इस आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा,
2 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस अगर R ले लिए तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, 40 डिवाइडेड बाई 60 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लीजिए। देख बेटा, बस इसको आप सिंप्लीफाई करना है, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 कैंसिल आउट कर दो, 3 कैंसिल आउट कर दो, 2 2 कट गया, R की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम के बराबर। यही हो जाएगा अपना आंसर। तो बात कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर की। एंड पोटेंशियोमीटर पहले होता क्या है? तो बेटा एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट एंड पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द current and potential that can measure current and potential of circuit accurately ठीक है, देखो अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी कई बार पूछा जाता है ना। इसके लिए अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो इसके लिए अगर लिखा जाए तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इट वर्क्स on principle that that if a constant current is if a constant current if a constant current is passing passing through a uniform passing through a uniform cross section wire uniform cross sectional wire cross sectional wire then then the potential difference then the potential difference then the potential difference across it across any section लिख सकते हैं any section is proportional to its length is proportional to length। ये क्या कह दिया सर आपने? देखो सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बात किया गया है? पोटेंशियल की बात करनी है, कांस्टेंट करंट होना चाहिए, तो अपने को पता V इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए। अब बोला अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो R को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू एल अपॉन ए लिख सकते हैं। अब देखो करंट को कांस्टेंट कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट कर दिया, तो जो पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहेगा। ये है इसका प्रोपोर्शनल, ये है इसका प्रिंसिपल। इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उस टर्म को अगर आपने निकाल लिया बेटा तो आपको पोटेंशियोमीटर में कोई हरा नहीं सकता, फिर सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस स्टेप पे भी धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल हम लोग यहां तक कॉपी कर लें। देखो बेटा, हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर की, तो सबसे पहले ये जो ए बी है ये एक वायर है। तो ए बी जो कि अपने पास वायर है उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसे दो स्ट्रिप इसे दो स्ट्रिप के बीच में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रिप के बीच में इसे फिक्स कर दिया गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का। अब यहां पर एक मीटर स्केल या फिर एक स्केल लगा दिया, मीटर स्केल बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि फिर उसका तात्पर्य होता है कि 1 मीटर का है, बट ऐसा नहीं है। तो ये एक स्केल लगा दिया गया, और ए बी अपने पास वायर है जिसका लेंथ 1 से 10 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मान लो वायर का जो अपना लेंथ है वो है एल और उसका रेसिस्टेंस है आर। एल और उसका रेसिस्टेंस है आर। ऊपर बैटरी लगाया गया है जिसका जिसका बैटरी का ईएमएफ ई दे दिया गया है। यहां पे कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लेते हैं, आर एच नहीं है तो कई बार इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर दिया होगा, तो आप उस हिसाब से रख लेंगे। ठीक है, यहां पर अपने पास दो एंड या दो टर्मिनल लगाकर रख दिया जाता है।
तो यहाँ से मान लो, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बाद में लगा देंगे लोग, ये टर्मिनल है। ठीक है, तो ये दो टर्मिनल को लगा कर रख दिया, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और ट्रस्ट में अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो इससे आसान टॉपिक नहीं मिलने वाला आपको स्कोर करने के लिए, और अगर रटने का ट्राई करेंगे तो इससे डिफिकल्ट भी नहीं मिलने वाला अभी। तो हम लोग आराम से समझते हैं। पहले अपने को पता है, इस पूरे सर्किट को देखो तो सर्किट में करंट आप निकाल सकते हैं ना, करंट निकालना तो बहुत आसान बात है। आर एच और आर सीरीज में कनेक्टेड है, तो आई को आप क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर एच प्लस आर। सीरीज में कनेक्टेड है, इस बात का दिमाग में रखें, ऐसा नहीं कि सर पैरेलल कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्शन है। अच्छा, अब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकालना अपना टारगेट, हमेशा याद रखने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना अपना टारगेट, जो होगा वी अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ के बराबर। तो अपना टारगेट है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, इसका क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा, अब पोटेंशियल V अक्रॉस ए बी निकालना है। देखो बेटा, V अक्रॉस ए बी निकालने के दो तरीके हैं, आप आइदर I इंटू कैपिटल R कर दे जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है, या फिर आप लिख सकते हैं E माइनस आई इंटू आर एच। दोनों से पोटेंशियल सेम आएगा, ट्राई कर सकते हो आप। तो वी ए बी अगर मुझे निकालना है, वो आ गया E अपॉन आर एच प्लस आर इंटू आर, अपना काम बन गया। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकल गया, आप माइनस भी करके देखना सेम आ जाएगा, तो मैं माइनस वाला छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी ए बी अपॉन एल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट इज, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीटर। इसका कहने का मतलब यह होता है बेटा कि द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके कहने का मतलब यह होता है बेटा, हाँ, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कहने का मतलब यह है बेटा कि द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द स्मॉलेस्ट potential difference that can be measured, that can be measured with the help of it। इसकी सहायता से कितना सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इट। अब कई बार बोला जाता है कि सेंसिटिविटी कैसे कम किया जा सकता है ना, या सेंसिटिविटी बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना हो अपने को, ठीक है, सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना हो, तो सोचो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को हम लोग, सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा, मतलब के जितना कम होगा उतना कम पोटेंशियल को वो मेजर कर सकता है, उतना कम पोटेंशियल को वो मेजर कर सकता है, इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। तो अब ये कैसे ये कैसे किया जा सकता है, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन बाय बाय आइदर इंक्रीजिंग लेंथ, आइदर इंक्रीजिंग लेंथ, लेंथ इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और रिड्यूसिंग करंट, रिड्यूसिंग करंट। ऐसा क्यों हो गया सर करंट के लिए, देखो बेटा वीएबी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, वीएबी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो के को डिक्रीज करना तो वीएबी को भी डिक्रीज कर देंगे तब भी हो जाएगा, मतलब आप रिड्यूस कर दीजिए करंट को। तो सेंसिटिविटी को कैसे अचीव किया जा सकता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम किया जा सकता है, आइदर लेंथ को बढ़ा दीजिए या फिर करंट को कम कर दीजिए। देखो बेटा, नेक्स्ट इज यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर।
तो पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं हम लोग? जो प्राइमरी सर्किट था उसको एज इट इज रहने दिया, मतलब ये एल था, मतलब ये एल था और यहां पर इसका रेसिस्टेंस आर था, तो इसको एज इट इज रहने दिया। नीचे का आया है, नीचे जितने चेंजेस करने वाले हैं हम लोग सब नीचे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला जो यूज है वो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल हम लोग लिखते हैं। याद करो बेटा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि के इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा वी ए बी अपॉन एल के बराबर होगा, तो ये बात तो हम लोग लिख लिए। अच्छा, तो पहला केस मान लो ऐसा कर देते हैं हम लोग, पहला केस ऐसा करते हैं हम लोग कि K2 इज ओपन, K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है? K1 को आप जैसे ही बंद करेंगे मतलब यहां से भी करंट फ्लो करने लगेगा। अब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग इसको तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक डिफ्लेक्शन जीरो ना हो। मान लो कि पहले केस में जो यहां से यहां तक इसने डिफ्लेक्शन लिया है वो है लेंथ L1, है ना। तो आप ईएमएफ 1 किसके बराबर लिख सकते हैं? देखो बेटा, ईएमएफ लिखना किसके बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स L1 के बराबर होगा। कैसे हुआ सर, ये क्या है, वी ए बी अपॉन एल, नीचे एल रहेगा तो कट जाएगा, क्या आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल आएगा सिर्फ। तो पोटेंशियल या फिर E1 अगर अपने को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, के टाइम्स L1 लिख सकते हैं। कब? जब K2 ओपन था। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बार K1 इज ओपन, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, K2 इज क्लोज्ड, ठीक है। यानी कि फिर से डिफ्लेक्शन होगा, फिर से डिफ्लेक्शन होगा, और इस बार मान लो डिफ्लेक्शन के कारण ये थोड़ा आगे या पीछे आ गया, उसका लेंथ L2 हो जाएगा। तो इस बार ये बंद रहेगा और ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जिसके कारण वापस से अगर E2 लिखा जाए, E2 जो कि है ईएमएफ ऑफ सेकेंड बैटरी, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2 के बराबर। अब अगर आप दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। यानी आप ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों बैटरी का कि कौन सा ईएमएफ ज्यादा है, कौन सा ईएमएफ कम है। आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग internal internal resistance, internal resistance of cell। एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, पुराना तरीका। याद करो, अपने पास सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग किसी भी टाइम पे सबसे पहले लिखें कि के को लिख लें, तो के क्या हो जाएगा, वी ए बी अपॉन एल, तो हमेशा ये तो अपने पास होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन स्विच इज ओपन, पहला पॉइंट, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, जब बेटा स्विच ओपन होगा तो करंट तो कोई फ्लो नहीं करेगा, मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली ई के बराबर होगा, और ई को आप के टाइम्स L1 लिख सकते हैं। तो उस केस में जब स्विच ओपन है देन देर इज नो करंट इन दिस लूप, ये लूप में कोई करंट नहीं है, तो उसके कारण आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1 लिख सकते हैं। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब दूसरे पे बात करते हैं, अब दूसरे पे बात करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच, व्हेन सी छूट गया, व्हेन स्विच इज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो जब स्विच क्लोज्ड हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो यहां से भी एक करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसका करंट को अगर मैं I1 लिखता हूं, I1 लिखता हूं, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर के बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई लिखूं, तो
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई ये किसके बराबर होगा? आइदर होगा करंट I1 इंटू आर के बराबर होगा, या तो होगा E माइनस I1 इंटू आर स्मॉल आर के बराबर होगा। दोनों के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो I1 हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, यानी पोटेंशियल अक्रॉस डीई किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा E इंटू कैपिटल आर, E इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स, जैसे ही पोटेंशियल चेंज हुआ होगा मतलब ये शिफ्ट करेगा, तो के टाइम्स L2 के बराबर लिख सकते हैं। ये आया इक्वेशन नंबर 2। ये आया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब अगर बेटा हम लोग 1 डिव से 2 को डिवाइड कर दें, है ना, 1 से 2 को डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कर दे, के कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू, ई भी कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। दिख रहा है कि अपने को कि ई भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं, फिर कैंसल कर देना। ई डिवाइडेड बाई ई इंटू कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। ई ई कैंसल आउट हो गया, अपने को स्मॉल आर निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं 1 डिवाइड करने के बाद 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा? L1 बाई L2 माइनस 1 के बराबर आई। यानी स्मॉल आर की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स ऑफ L1 माइनस L2 अपॉन L2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सप्रेशन, ये आया अपना एक्सप्रेशन। एक और बात आपको याद होगा बेटा कि हम लोग के से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर यहां पर के से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा? के टाइम्स L1 माइनस के टाइम्स L2, है ना। के टाइम्स L2 किसके बराबर था और के टाइम्स L1 किसके बराबर था? तो आर को आप और क्या दूसरा एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो? कैपिटल आर के इंटू L1 वो ई के बराबर था, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई, तो सिर्फ वी लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय वी। यानी कि दूसरा एक्सप्रेशन अगर निकालें इसका, दूसरा एक्सप्रेशन, है ना, तो दूसरा एक्सप्रेशन आर का या स्मॉल आर का क्या निकल सकता है बेटा? वो आ सकता है कैपिटल आर, ब्रैकेट में कितना आया? ई माइनस वी अपॉन वी। वी किसका पोटेंशियल है? वी अक्रॉस डीई का पोटेंशियल है। तो ये दूसरा इक्वेशन आया, यानी हम लोग इसके दो इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने को सेकंड सवाल करना है, फर्स्ट अभी में नहीं करना है, अगले क्लास में जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा दूंगा, संटिंग पढ़ा दूंगा तब करना। फिलहाल अपने को सेकंड सवाल करना है, तो सेकंड सवाल को पढ़ें और देखें, समझे क्या कर रहा है। तो इसमें बोला है दो सेल्स है जिसके ईएमएफ E1 और E2 है, ये ज्वाइन किए जाते हैं इन द सीरीज and the balancing length of the potentiometer wire is 625। अगर एक का टर्मिनल रिवर्स कर दिया जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग आ जाता है। तो आपको बताना है E1 बाई E2 का रेशियो कितना होगा। कोशिश करिए। देखो बेटा, इस सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल को पढ़े कि दो सेल्स हैं जो ज्वाइन किए गए हैं अपने पास, तो ऊपर का सर्किट वही बोल रहा है, ऊपर का सर्किट में कोई दिक्कत नहीं, सब सेम सर्किट है। बट नीचे में क्या बोल रहा कि दो सेल्स को पहले वो सीरीज में डाल दिए थे, ठीक है, और उसके बाद जब लेंथ था तो वो 625 सेंटीमीटर आ था। तो अगर सीरीज में है बेटा, तो अपने को पता है सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में E1 प्लस E2 हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा? के टाइम्स L1 के बराबर है। और जब पोलैरिटी को अलग कर देंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? के टाइम्स L2 के बराबर हो जाएगा। तो बस लिख दो इस बात को और दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा? 625 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से जल्दी और देखो, इसको सिंप्लीफाई करना, अरेंज करना और निकालना आपको E1 बाई E2। जब आप करोगे, इसके आगे मैं नहीं बता रहा यार, इसके बाद आप सिंप्लीफाई करो तो आपको आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सिंप्लीफाई करो, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, ट्राई करो, आ जाएगा।
चलो इसमें भी पहला सवाल करना, ऊपर वाला सवाल करना, नीचे वाला सवाल अभी मत करना, फर्स्ट वाला ही सवाल करो और देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट सवाल पढ़ो। इस सवाल में देखो बेटा, यहाँ पे बोला 10 मीटर का लंबा पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको एक बैटरी के अक्रॉस किया गया। एक दूसरा बैटरी का बैलेंस लेंथ 4 मीटर का दिखा रहा लेंथ ऑफ द वायर। अगर लेंथ ऑफ द वायर को सेम रखा जाए बट क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया जाए, ठीक है। अपने को क्या पता पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ आप सेम रख देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रह जाएगा, एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ, सेकंड ऑप्शन, मतलब 4 मीटर ही रह जाएगा। ठीक है, इस सवाल को ट्राई करो बेटा। इसमें बोला है इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी एंड बी सी दो इक्वल लेंथ के वायर हैं। तो ए बी एंड बी सी दो इक्वल लेंथ के वायर हैं, ठीक है। तो L और L सेम है बट रेडियस ऑफ R इज डबल ऑफ दैट ऑफ BC। तो इसका अगर स्मॉल r है तो इसका 2r है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन AB एंड AC। अब समझो, पिछले वाला जो सवाल था उसमें पहले बोला था कि एक वायर है जिसका रेडियस कुछ था, बाद में बोला था दूसरा वायर है जिसका रेडियस कुछ था। तो दो अलग अलग केस थे, यहाँ पे सेम है। तो थोड़ा सा समझिए और ट्राई करिए। अब देख बेटा, इस सवाल में पहली बात तो बच्चा जल्दी जल्दीबाजी में क्या बोलता है कि सर लेंथ सेम था ना, तो 1:1 का रेशियो लगाते हैं। तो सबसे पहला जो गलती है कोई बच्चा कर सकता है, वो लेंथ सेम होने के कारण बोलता है कि रेशियो भी 1:1 ही होगा। बट ऐसा देखो, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इस वाला केस जो बताया कि अगर दोनों अलग अलग से कनेक्ट करते हैं तो आप सही बोल रहे थे, बट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही साथ कनेक्टेड है। तो अपने पास रेसिस्टेंस को क्या पता, अपने पास पता है रो एल बाई ए होता है। और रेडियस के टर्म में देखा जाए तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं रो एल बाई पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो रो भी सेम है, एल भी सेम है, पाई भी सेम है ना। तो अगर बी एंड सी के लिए आर रखते हैं रेसिस्टेंस, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए बी। अगर मैं लिखूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रो एल बाई पाई 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। यानी ये आ जाएगा रो एल बाई 4 पाई r स्क्वायर। यानी आर ए बी को अगर मैं लिखूं तो वो r/4 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये r/4 है। अब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है, तो सबसे पहले क्या है, करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकलेगा बेटा, करंट कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू पहले आर इफेक्टिव निकाल लो। आर इफेक्टिव, तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, r+r/4, r+r/4। तो ये आ गया 5r/4 के बराबर इसका आर इफेक्टिव। तो करंट यहां से कितना आ जाएगा बेटा, करंट अगर यहां से हम लोग निकालें तो करंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास EMF, जो कि है E डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव, यानी 5r/4। तो ये आ गया। अब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकाल लो, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड सी, ये निकालना। करंट तो बेटा दोनों में सेम रहेगा, है ना, करंट तो दोनों में सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर ऑफ बी एन सी। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई 4 r ऑफ ए बी, और ये तो आर के बराबर था, कट गया। तो कितना आया, 1:4 आया। यही हो गया इसका आंसर। बेटा इस सवाल को देखो, ये सवाल पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट पे है पोटेंशियोमीटर। तो अगर आपको वो पार्ट समझ में आ गया था तो ये बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर लेंथ L, रेसिस्टेंस R। तो पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ एंड रेसिस्टेंस दे रखा है, तो लेंथ एंड रेसिस्टेंस R दे रखा है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ EMF E0। तो यहाँ पर EMF बैटरी जो कनेक्टेड था E0 एंड रेसिस्टेंस R1। तो बैटरी का ही रेसिस्टेंस कुछ R1 या एक्सटर्नल, जो भी कुछ नहीं बोला, तो इसका बैटरी का ही मान लेते हैं R1। एंड अननोन EMF ऑफ बैलेंस लेंथ L। तो एक अननोन EMF अब कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, वो भी अपने को याद होना चाहिए। यहां पे लगाते हैं हम लोग, ये लगा E1, ठीक है। जब इसको हम लोग लगाते हैं तो ये बता रहा कोई लेंथ स्मॉल l दे रहा है, तो अपने को E की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले याद करो बेटा, हम लोग क्या करते थे, K निकालते थे। ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। तो सबसे पहले करंट निकालो, उसके बाद पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल से हम लोग K। तो याद कर, चलो स्टार्ट करते हैं। करंट निकालना स्टार्ट करें तो E0 इन डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस R1, करंट निकल गया। अब पोटेंशियल अक्रॉस AB निकाल लो, तो VAB कितना आ जाएगा बेटा,
पोटेंशियल अक्रॉस ए बी अगर निकालो तो वो वी ए बी किसके बराबर आ जाएगा, करंट इनटू स्मॉल आर या फिर वायर का जो रेसिस्टेंस था। तो करंट की वैल्यू थी ई नॉट अपॉन आर प्लस आर वन, करंट हो गया, और मल्टीप्लाई स्मॉल आर। अब हम लोग के निकाल लें, के की वैल्यू कितना था, वी ए बी अपॉन एल के बराबर था, तो वी ए बी अपॉन एल, तो इसको लिख लो ई नॉट इंटू आर अपॉन आर प्लस आर वन इंटू कैपिटल एल, ये आ गया। अब ई की वैल्यू या ई वन की वैल्यू किसके बराबर होती थी, वो होती थी के टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स लेंथ के बराबर। तो इसको हम लोग ई वन को क्या लिख सकते हैं, अपना आंसर आ गया ई नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वन इंटू एल इंटू स्मॉल एल। ये आया अपना आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो बेसिक अगर हम लोग पता रखें तो आसानी से इसके सवाल बनने लगते हैं। इस सवाल को करने का ट्राई करिए, नीट 2016 का सवाल है। क्या बोल रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है अक्रॉस इट, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट ईच अदर, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब ई वन प्लस ई टू रहेगा, है ना। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट याद कर लो, और नीचे वाला जो पोर्शन था, ऊपर वाला सर्किट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको याद है अब। तो नीचे वाला जो सर्किट था उसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो नीचे वाले सर्किट में E1 और E2 दोनों एक साथ लगे हुए हैं, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट ईच अदर एंड देन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, E1 माइनस E2 के बराबर, इज इक्वल टू द बैलेंस पॉइंट ऑप्टेंड आर 50 और दूसरे के लिए है 10। तो याद करो बेटा, के टाइम्स 50 के टाइम्स 10 हम लोग कर सकते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ ईएमएफ मतलब ई वन बाई ई टू पूछा है, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है और चेक कर लेना, बस डिवाइड करोगे के कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा अपने पास अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू, ये आ जाएगा 5/1 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो, पहला ऑप्शन आ जाएगा।